मुकम्मल नावल मेरी मोहब्बतों को करार दो। आजकल माह आबिद एक तो मैं इस लड़की से बड़ा तंग हूँ। खुदा जाने कैसे इतना सो लेती है। या तो जब देखो नॉवेल्स पढ़ती रहेगी या कॉलेज से आकर बस सो जाएगी या टीवी के आगे बैठ जाएगी। आयशा बेगम गुस्से से बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई तो अस्मा जो टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी, साथ ही कशफ बेगम और रमशा बेगम भी बैठी हुई थी। अस्मा ने चौंक कर आयशा बेगम की तरफ देखा। क्या हुआ चची, किसकी बात कर रही हैं और इतना गुस्से में क्यों हैं? शानजे के अलावा और कौन है इस घर में जिसे सोने के और कपड़ों से कीड़ों से डरने के अलावा कोई और काम नहीं? अभी कॉलेज से आकर दोपहर से सोई हुई है, पर मजाल है इस लड़की के कानों पर कोई जू भी रेंग गई हो। सो आवाज़ दी पर नहीं सुना इस लड़की ने। अस्मा शानजे की इतनी तारीफ पर हंस पड़ी। क्या हो गया चची, बेचारी सोती ही तो है। वो कीड़ों वाली और टीवी देखने वाली बात गोल कर गई थी, नहीं तो आयशा बेगम का पारा और हाई हो जाता। आयशा बेगम ने गुस्से से उसे देखा। जाओ जाकर उसे उठा, इससे पहले कि मैं उसे खुद जाऊं और फिर दूध जूते भी लगाऊं। मगरिब होने वाली है, पर इस लड़की की नींद ही पूरी नहीं होती। पता नहीं किस सोते पर चली गई है। अभी उठा कर आ रही हूँ पर नहीं उठी। पता नहीं वो कैसी लड़कियाँ होती हैं जो माँ की एक आवाज़ में ही नींद से उठ जाती हैं। एक ये लड़की है, पास पड़ा ढोल भी बजा लो तो नहीं सुनेगी। इनकी धमकी आमेज अंदाज पर वो अबरू उचकाती खड़ी हुई। अस्मा कमरे में दाखिल हुई। सब्ज और ऑफ वाइट कलर के इम्तजाज का फर्नीचर तरतीब से रखा हुआ था। पर्दे भी हम रंग शानजे ने बारबी डिज़ाइन वाले लगवाए थे। बेड पर आड़ी तिरछी मदहोश होकर गुलाबी और ऑफ वाइट कंबल सर तक ताने सोई हुई छोटी सी परी लग रही थी। बाल आधे बेड पर बिखरे हुए थे और कुछ मुंह पर थे। अस्मा की 2-3 दफ़ा आवाज़ देने पर भी जब वो टस से मस न हुई तो अस्मा ने पानी से भरा गिलास शानजे पर उलट दिया। क्या हो गया, क्या हुआ? ये बारिश कैसे हो गई? इस अचानक रफ्तार पर वो भखला कर उठ बैठी। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी भी अगर तुम ना उठी तो बहुत कुछ हो सकता है। चलो शाबाश उठो, चची का मीटर घूम चुका है। अस्मा ने पुचकारने के साथ इसका हाथ थाम कर खड़ा होने के लिए सहारा दिया। सहारा आपने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका है? शानजे ने गुस्सीली नज़रों से अस्मा को देखते कहा। वो इसके लिए मैडम के पीछे 1 घंटे से हर कोई आपको उठाने आ रहा है, पर आप शायद भंग पीकर या नशा करके सोई हुई थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। अस्मा ने इसके कंधे पर हाथ रखते कहा। एक तो मम्मा को मेरी हर बात पर एतराज़ होता है। पता है इतनी अच्छी नींद आ रही थी। अल्लाह अल्लाह करो लड़की, 2.5 घंटे से सोई हुई हो कॉलेज से आकर तुम, और अभी भी कह रही हो कि नहीं उठाना था। और बच्ची तुम पे ऐसे ही गुस्सा नहीं करती। तुम काम ही ऐसे करती हो कि चची को गुस्सा आ जाता है और सिर्फ तुम्हारे ज़्यादा सोने पर एतराज़ करती हैं। शानजे ने बुरे बुरे मुंह बनाती उठ खड़ी हुई और वॉशरूम में चली गई। अस्मा खुद कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो लाउंज में दाखिल हुई तो पहला सामना ही आयशा बेगम की घूरती हुई नज़रों का करना पड़ा। कशफ बेगम और रिमशा बेगम भी वहीं बैठी वहीं थी। वो खामोशी से सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। तुम्हें दुनिया में कोई काम भी करना है या नहीं? हद होती है किसी चीज़ की। हर वक्त या तो तुम सोती हो या फिर कॉलेज से आकर इधर उधर घूमती हो। मजाल है अगर तुम पर मेरी किसी बात का या डांट का असर हो जाए। कितनी बार बोला है कि कुछ खाना पकाना ही सीख लो, पर नहीं। जब भी मैं कहती हूँ इधर उधर हो जाती हो। ये तुम्हारे तौर तरीके हैं ना। आगे ससुराल जाकर भी जूतियाँ खाओगी और तुम्हारी सास ने 2 झापड़ लगाने और फिर तुम्हारे शौहर ने भी चलता करना है कि जाओ बीबी अपने माँ बाप के घर। आयशा बेगम शांजे को भिगो भिगो कर मार रही थी, पर वो शांजे ही क्या जिस पर कुछ असर हो जाए। डांट भी ऐसे सुनती थी जैसे इसकी नहीं अगले बंदे को सुनाया जा रहा हो। लोगों ने तो यही कहना है कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया, पर लोगों को क्या पता कि बेटी माँ को ही चकमा दे जाती है। माँ ने कुछ नहीं, पर शांजे जो सोफे पर बैठी अपनी नींद भगाने की कोशिश कर रही थी, ससुराल के ख्याल से ही झुरझुरीली और ख्यालों में सास से झांपड़ पड़ते देखकर उछल कर पड़ी। चलो अभी मंगनी तक नहीं हुई, पर कल को कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा ही ना। पर तुम्हारे करतूत ही नहीं है शादी के। मामा ने ना तो मुझे सिर्फ ससुराल भेजा और शौहर ने भी चलता कर दिया। या वो तसव्वुर में खुद पर होते जुल्म देख रही थी। भाभी बस करें, बच्ची है सीख जाएगी। रिमशा बेगम ने आयशा बेगम की तरफ देखते कहा, जो गुस्सीली नजरों से शांजी को घूर रही थी। अब यूं टकर टकर मेरा मुंह क्यों देख रही हो? महारानी अपनी आंखें खोल लो, शाम हो गई है। अभी भी इस लड़की की नींद पूरी नहीं हुई। पता नहीं कैसे ये लड़की पैदा हो गई है। आयशा बेगम ने अच्छी तरह शांजी की क्लास लेते हुए कहा, जाओ अस्मा, चाय बना रही है, देखो बन गई होगी, इसकी हेल्प करो। कशफ बेगम ने शांजी को कहा तो वो फौरन ही वहां से भाग ली कि कहीं फिर से आयशा बेगम उसे बैठा देखकर लंबा लेक्चर ही ना देने लग जाए।
वो किचन में जाकर सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही थी कि अस्मा बोल पड़ी, क्यों बेचारे बर्तनों पर गुस्सा निकाल रही हो? इन बेचारों ने क्या कर दिया है? अस्मा ने शांजे के नींद से सुर्ख होते चेहरे की तरफ देखकर कहा। शांजे ने गुस्से से अस्मा की तरफ देखा तो इसका गुस्से वाला चेहरा देखकर अस्मा की हंसी निकल गई। शांजे शामी कबाब की प्लेट बैठने वाले अंदाज में ट्रे शेल्फ पर रखी थी। अच्छा अब गुस्सा न करो, मैंने चाय बना ली है, पकौड़े भी बन गए हैं, तुम बस इन्हें ले जाओ, अस्मा ने शांजे से कहा जो नींद से झूल रही थी। शांजे भी चुपचाप ट्रे उठाए फूले मुंह के साथ बाहर निकल गई तो पीछे अस्मा शांजे को जाता देखकर हंस पड़ी। कशफ बेगम, रमशा बेगम, आयशा बेगम, मर्द हजरात सभी लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। सदफ और दनियाल भाई आ रहे हैं पाकिस्तान और वो लोग यहीं शिफ्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, नुमान साहब ने सबको देखते हुए बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है, कब आ रहे हैं वो लोग? रिमशा बेगम ने पूछा। आयशा बेगम और कशफ बेगम भी बहुत खुश हुई थी। एहसन और हुसैन साहब को नुमान साहब ने पहले ही बता दिया था, कुछ ही दिन में वो लोग आ जाएंगे। और आज सुबह ही मेरी बात हुई, नुमान साहब ने तफसील से सारी बात बताई तो सभी फिर खुश गप्पियों में मसरूफ़ हो गए। बच्चा पार्टी भी सदफ फूफो का सुनकर बहुत खुश हुई थी। सदफ फूफो की सब बच्चों से ज़्यादा शांजे से ही बनती थी। शांजे अपनी हर छोटी बड़ी बात सदफ फूफो को ही बताती थी। सदफ जब भी दुबई से कराची आती थी तो शांजे की ही लिस्ट इतनी लंबी होती थी चीज़ों की कि फिर बाकी अपना सा मुँह लेकर बैठ जाते थे और इस बात पर फिर सबकी लड़ाई होती थी। पर शांजे फिर भी हार नहीं मानती थी। अस्मा किचन का सब काम समेट कर आई तो शांजे टीवी के आगे बैठी मूवी देख रही थी। शांजे ये क्या कर रही हो? ये कोई टाइम है मूवी देखने का? चलो शाबाश बंद करो और सो जाओ, सुबह कॉलेज नहीं जाना? अस्मा ने शांजे को देखते कहा जो मूवी देखने में इतनी मगन थी कि कुछ सुन ही नहीं रही थी कि अस्मा क्या कह रही है। अस्मा ने देखा कि इसकी बात नहीं सुन रही तो इसने आगे बढ़कर टीवी का रिमोट उठाकर ऑफ कर दिया। अरे अरे अश्विया क्या कर रही हो? इतना अच्छा सीन चल रहा था। शांजे ने मुंह बनाते अस्मा से कहा। इसके कड़े तेवर लिए दोनों हाथ कमर पर टिकाए उसे ही देख रही थी। और मैं जो इतनी देर से बोल रही हूँ वो सुन रही हो तुम? अस्मा ने फिर से टीवी का बटन ऑन करते देखकर कहा। हाँ जी बताएं क्या हुआ है, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? शांजे अस्मा के साथ बेड पर बैठते हुए बोली। तुमने कभी सुधरना भी है कि नहीं? ये ऐसे ही हर वक्त ऊधम मचाए रखना है। शांजे ने इसकी रात के 12 बजे मूवी देखने पर एतराज़ किया, क्योंकि अगर आयशा बेगम को पता लग जाता कि शांजे इतनी रात को मूवी देख रही है और सोई नहीं है तो शांजे की वाट लग जानी थी। पर इतनी डांट खाकर भी लड़की नहीं सुधरती थी, ना ही इस पे कुछ असर होता था। अगर मैं सुधर गई ना तो दुनिया ने बिगड़ जाना है ईशवान आपी। शांजे ने जिस अंदाज से कहा अस्मा की हंसी निकल गई। अच्छा चलो अब और नहीं देखनी, कल देख लेना, अभी सो जाओ। अस्मा ने उठकर टीवी और लाइट बंद की और शांजे को लिटाकर इस पर कंबल उड़ा दिया और खुद भी इसके बराबर लेट गई। हसान साहब कराची के मशहूर बिजनेसमैन थे और इनकी ज़ौजा गुलबानो बेगम, हसान साहब और गुलबानो बेगम के 4 बच्चे थे। बड़ा बेटा नुमान, जिसकी शादी हसान साहब ने अपने दोस्त की बेटी रिमशा से करवाई थी। रिमशा एक सुलझी पढ़ी लिखी लड़की थी। हसान और रिमशा बेगम के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा जवार और बेटी दूसरे नंबर पर एहसन साहब थे, जिनकी शादी गुलबानो बेगम ने अपनी भतीजी कश्यप से करवाई थी। एहसन साहब और कश्यप बेगम के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा हमजा, उस्मान और हादी। 30 नंबर पर सिर्फ थी जिनके शादी दानियाल से हुई थी, सदफ। शादी के बाद सदफ दुबई चली गई थी। हर खुशी गमी के मौके पर पाकिस्तान आती जाती थी। इनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा शहीद यजदानी और बेटी रिमशा। हमारा कुछ खड़ूस गुसीला हीरो चौथे नंबर पर हसन साहब थे, जिन्होंने अपनी पसंद से आयशा बेगम से शादी की थी और किसी को कोई एतराज़ भी नहीं हुआ था। हसन साहब और आयशा बेगम की एक ही बेटी थी शांजे, जो शादी के 10 सालों के बाद बड़ी मन्नतों मुरादों से हुई थी। हमारी छोटी सी नटखट हीरोइन, सबकी आंखों का तारा, जिसमें सब घर वालों की जान थी, जो सबके लाड प्यार से बिगड़ी तो नहीं कहा जा सकता, पर शरारती ज़रूर हो गई थी। नटखट सी लाउबाली, बेपरवाह, बेनियाज, अंदर से बहुत हसास तबीयत की मालिक, लोगों को तंग करके सबकी नाक में दम किए रखती थी। एक हादसे में हसान साहब और गुलबानो बेगम की डेथ हो गई थी। हसान साहब ने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा सा खूबसूरत बंगला बनवाया था, जिसमें बड़े सबके कमरे नीचे वाले पोर्शन में थे। दूसरे पोर्शन में सब बच्चा पार्टी के अपने अपने अलग अलग रूम थे, जहां वो हर वक्त उधम मचाते थे कि फिर नीचे बड़ों तक इनका शो नहीं जाता था। जवार और अस्मा दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे कि इनको देखते हुए सब घर वालों ने इनकी मंगनी कर दी थी। और अब कुछ दिन बाद शादी थी।
जोया हमजा की मांग थी, इनकी भी शादी जवार और अस्मा के साथ होने वाली थी। निमरा की शादी नुमान साहब के दोस्त के बेटे से हुई थी, जो निमरा का क्लास फेलो असद था और निमरा को पसंद करता था। निमरा और असद के 2 बेटे थे, ऑन और रेयान। शानजे और सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी और हादी ग्रेजुएशन कर रहा था। वो कॉलेज के ग्राउंड में घास पर आलती पालती मारे बैठी बुक्स के अंदर नॉवल रखे पढ़ रही थी। हेलो, इधर क्या कर रही हो तुम? निदा उसे इधर बैठा देखकर इसके साथ ही घास पर बैठ गई और पूछने लगी, सर अकरम ने क्लास से निकाल दिया है, इसलिए डाइजेस्ट पढ़ रही हूँ। शानजे ने डाइजेस्ट पढ़ती सुकून से अंदाज में कहा तो निदा की हैरत से आंखें और मुंह खुले ऐसे देखने लगी। अब की बार भी शानजे के अंदाज में कोई फर्क नहीं आया था। तुम क्यों निकाला उन्होंने तुम्हें क्लास से? मुझे टेस्ट याद नहीं था, उन्होंने पनिशमेंट के तौर पर क्लास से निकाल दिया। और बजाय इसके कि तुम टेस्ट याद करो, यहाँ बैठी ये पढ़ रही हो, तो और क्या करूँ? फिर मैं अब ये नहीं है कि मुझे याद नहीं है, बस याद था पर मूड नहीं था देने का, इसलिए बोल कर आ गई। और मुझे ये नावल मुकम्मल करना था, कसम से रात से पढ़ रही हूँ, बहुत ही मज़े का है ये। शानजा ने शरारत से आंख मारती निदा से कहा तो वो अफसोस से सर हिलाने लग गई कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। वैसे तुम्हें क्यों निकाला उन्होंने? शानजे ने डाइजेस्ट को गोद में रखते निदा की तरफ मुंह करके पूछा। मैं आज फिर से लेट हो गई इसलिए, निदा ने धीरे से बताया तो शानजे की हंसी छूट गई। शानजे के साथ निदा भी हंस पड़ी और फिर इनके कह कह पूरे ग्राउंड में गूंज उठे कि आसपास से गुजरते स्टूडेंट भी इन पागलों को देखकर हंस रहे थे। शानजे और निदा दोनों बचपन की दोस्तें थीं, स्कूल कॉलेज से अब तक दोनों साथ ही थीं। निदा का घर दूसरी कॉलोनी में था, उन्हें जब भी क्लास बंक करनी होती ऐसे ही बहाने बनाकर कभी कॉलेज के लॉन में बैठी नॉवेल्स पढ़ती थी तो कभी कैंटीन में और कभी लाइब्रेरी में। शानजे कॉलेज में भी सबको तंग किए रखती थी, खासतौर पर अपनी क्लास में सबको ही, और कभी कभार कॉलेज का कोई स्टूडेंट मिल जाए तो इसको। कि एक दिन दोनों ने अपनी क्लास के न्यू टीचर सर अशर को तंग किया था। जब वो न्यू आए थे तो उन्होंने इन दोनों से प्रिंसिपल के ऑफिस का पूछा और बदले में उन्होंने क्या किया कि पहले हमें ट्रीट दें फिर बताएंगे। सर अशर को भी ये दोनों नटखट सी लड़कियां पसंद आई थी, बजाय इसके कि वो किसी और से पूछ लेते ऑफिस का या इनकी शिकायत लगाते। उन्होंने इन दोनों को बर्गर और कोल्ड ड्रिंक से लंच करवाया और जब इन दोनों को पता लगा कि सर अशर इन्हीं की क्लास के न्यू सर हैं तो दोनों शर्मिंदगी से मुंह में उंगलियां डाल ली और इनसे माफ़ी भी मांगी। वो सब इस वक्त मीटिंग में बैठे हुए थे जब इनमें से इनके सीनियर ऑफिसर की आवाज़ आई, क्या बना इस केस का और कहाँ तक? आप काम तकरीबन आधा हो गया है, बस इनके अड्डों तक पहुंचना बाकी, एक ऑफिसर ने जवाब में कहा। गुड, मुझे उम्मीद है कि इस बार हम उन्हें पकड़ लेंगे। वो एक बहुत बड़ा माफिया गुरु है जो इन जवान लड़कियों, बच्चे, औरतों को अगवा करके इनको ज्यादती का निशाना बनाते हैं और आगे भेज देते हैं। पर सर इस बार इनकी इन्फॉर्मेशन मिली है कि उन्होंने कराची में धमाका भी करना है। जूनियर ऑफिसर ने उन्हें सारी बात तफसील से बताई। इस शख्स ने हुंकारा भरा। अब आगे क्या करना है? इनमें से एक ने कहा, देखते हैं क्या करना है। वो पुरसोच अंदाज में कहते हुए दूर खलाओं में देख रहा था। गाजी, तुम इस लड़की की जान क्यों नहीं छोड़ देते? ऐसा क्या है इस लड़की में कि तुम्हारा दिल आ गया है इस पर? उमर ने मजनू बने गाजी को देखते हुए कहा, जो जीन्स की पैंट पर वाइट शर्ट पहने आस्तीनों को फोल्ड किया, स्याह सिल्की बाल माथे पर बिखरे, कुर्सी पर बैठे, टांग मेज पर टिकाए, सिगरेट हाथ में दबाए, हाथ में पकड़ी तस्वीर देख रहा था। जो इसमें है वो किसी में नहीं है। मेरी दीवानगी की हद भी तुमने देखी ही नहीं है। गाजी ने खोए हुए दिलकश लहजे में कहा, देखो गाजी, अगर तुम इस लड़की पर ही बैठे रहे ना तो हमारा हर प्लान ही फेल हो जाना है। अभी बहुत से काम करने हैं, तो अपनी दीवानगी को थोड़ा साइड पर रखो और अब आगे देखो क्या करना है। मैंने अब प्लान बनाया है कि हम पहले धमाका करेंगे, इसके बाद ही कॉलेज से लड़कियों को उठवाएंगे। उमर ने गाजी की मजनू बनी हालत को तेज भरी नजरों से देखते आगे के बारे में बताया। मुझे ये सब बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। वही होगा जो मैं कहूँगा। धमाके के बाद सबसे पहले मुझे वो लड़की चाहिए, हर हाल में। नहीं तो याद रखना, यहाँ जितने भी तुम्हारे आदमी हैं, सब के सबका वो हाल करूँगा कि इनकी रूह कांप उठेगी। गाजी ने स्पॉट अंदाज में कहा। इसके लहजे में ऐसा कुछ था कि उमर भी अपनी जगह से हिल गया और फिर बिना इसकी तरफ देखे गाजी कमरे से बाहर निकल गया। पीछे उमर अपना सर हाथों में गिराए। गाजी की दीवानगी देखकर डर रहा था। पूरे घर में जोरों शोर से तैयारियां चल रही थीं। खवातीन किचन में
नित नए पकवान बनाने में मसरूफ़ थीं। मर्द हजरात सब एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकल रहे थे। बच्चा पार्टी पहले से ही तैयार होकर गाड़ी में बैठ चुकी थी कि आयशा बेगम का हुक्म था कि बच्चे घर पर रहकर इंतज़ार करें। सदफ ने घर ही आना है, पर शानजे पहले कब अपनी माँ की बात पर अमल करती थी और अब भी सबसे पहले तैयार होकर गाड़ी में वही बैठी थी। भाई हमने भी जाना है, शानजे ने गाड़ी की तरफ आते नुमान साहब की तरफ देखते हुए कहा। नुमान, एहसन, हसन और जवार शानजे की किसी बात को टाल ही नहीं सकते थे। फिर चाहे वो कोई शरारत हो या कुछ भी उल्टा, वो सब इसके हिस्से की डांट भी खा लेते थे। कोई शरारत करने पर शानजे उन्हीं सब के पास भागती थी कि आयशा बेगम के गुस्से से फिर उसे यही सब बचाते थे। हाँ जी बेटा जी, आप तो सबसे पहले जाएंगी और हम आपको छोड़कर भला जा सकते हैं? नुमान साहब ने प्यार से शानजे के गले में हाथ डालते कहा, जो प्यार भरी नज़रों से अपने ताया कम सहेली को देखकर मुस्कुरा रही थी। चलिए फिर, शानजे ने शरारत से आंख मारते कहा तो नुमान साहब ने असबात में सर हिलाया और कहा, बहुत शरारती हो गई हो शानजे तुम। तो शानजे खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो सब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए थे। एक गाड़ी में हसन साहब थे, दूसरी गाड़ी में जवार और हमजा, जबकि तीसरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ नुमान साहब, शानजे और हादी थे। अस्मा घर पर ही खवातीन के साथ किचन में इनकी हेल्प करवा रही थी। ये सब बच्चे कहाँ गए? नहीं तो इतनी देर में अभी तक सुकून से कैसे बैठे हुए हैं? आयशा बेगम ने रिमशा बेगम से पूछते हुए कहा। लगता है सबके सब एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं, कश्यप बेगम ने सलाद के लिए प्याज काटते कहा। मैंने मना भी किया था, पर मजाल ही ये लड़की सुधर जाए। आयशा बेगम ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे भाभी बच्ची है, छोड़े, समझ जाएगी आगे जाकर। रिमशा बेगम ने आयशा बेगम का परेशान चेहरा देखकर कहा। भाभी डर लगता है, अगले घर भी इसने जाना है, पता नहीं आगे कैसे लोग मिले, और इस लड़की का बचपना ही ख़त्म नहीं होता। और फिक्र दोनों हमाद आयशा बेगम के लहजे में शान से, इंशाल्लाह हमारी प्रिंसेस के लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। अल्लाह पाक पे भरोसा रखो, जिस मालिक ने पैदा किया है ना, इसने वसीले भी बना रखे हैं। ये तो हम बंदे हैं जो थोड़ी थोड़ी बात पर परेशान होकर सोचने लगते हैं, पर वो जो ऊपर बैठा है ना, वो दो जहानों का मालिक, इसने बेहतर से बेहतरीन हर बंदे के लिए सोच रखा है। रिमशा बेगम ने आयशा बेगम का हाथ पकड़ते कहा तो आयशा बेगम बेशक कहते हुए सर असबात में हिला गई। इतने में बाहर लॉन में गाड़ी के हॉर्न बजने की आवाज़ आई। चलो देखो आगे सब, कश्यप बेगम कहते ही हाथ में सलाद का सामान साइड पर रखते उठ खड़ी हुई। सदफ बेगम को लेकर सब आ गए थे और ख़वातीन अब सदफ फूफो से मिल रही थी। बच्चों ने अलग से धावा बोल दिया था। फूफो मेरे गिफ्ट तो लेकर आए ना सब? शानजा ने सदफ फूफो से कहा। बाबा हा लेकर आए हैं हमारी क्यूट सी भतीजी के लिए। सदफ बेगम खिलखिलाकर शानजे से बोली। चलो भाई, बाकी बातें बाद में, चलो पहले खाना खा लें। रिमशा बेगम ने सबको देखते हुए कहा, जो बातों में इस कदर मसरूफ़ थे। अरे दानियाल भाई, हमारा शहीर बेटा नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ है? नुमान साहब ने उठते हुए दानियाल साहब से पूछा। भाई साहब, उसे कुछ काम था तो वो जल्दी ही फ़्लाइट से निकल गया था, कुछ देर तक आ जाएगा। दानियाल साहब ने उन्हें तफसील से बताया तो नुमान साहब सर हिला कर रह गए और फिर सबने बातों के दौरान खुशगपियों में खाना खाया। खाने के बाद सिर्फ फुप्पो वाले आराम करने कमरों में चले गए थे। शानजे तैयार होकर नीचे लाउंज में आई तो सभी बड़ों के दरमियान में कोई बैठा हुआ नजर आया। मामा, मैं जोया की तरफ जा रही हूँ, शानजे सीढ़ियों से बोलती हुई आई, जहाँ वो कोई हैंडसम सा बैठा हुआ नुमान साहब और बाकी सबसे बातें करता नजर आया। कहाँ जा रही हो तुम? आयशा बेगम ने शानजे की तैयारी की तरफ देखते हुए पूछा। मामा, हम जोया की तरफ जा रहे हैं कंबाइंड टेस्ट के लिए। शानजे इस हैंडसम को अपनी नज़रों से घूरते हुए लापरवाही से बोली। तो इस हैंडसम की नज़र भी शानजे पर पड़ी और बस वो वही मबहूत सा एक ट्रांस की कैफियत में किग्गी बांधे शानजे को देखने में मगन हो गया, जो जीन्स का खुला पजामा पहने, ब्रांडेड धानी रंग का कुर्ता पहने, जिस पर से एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। मासूमियत से पुर चेहरा, बेतहाशा सुर्ख गुलाबी रंगत, सुतवा नाक जिसमें डायमंड की लौंग जगमगा रही थी, गुलाबी लाल टमाटर जैसे सुर्ख कटावदार होंठों के ऊपर का तिल जो मुकाबिल देख कर होश गंवा बैठे, सब्ज रोशन चमकती आंखें, कुदरत की बनाई हुई खूबसूरत जीती जागती शाहकार थी, एक चलती फिरती कयामत, मुकम्मल बेतहा हुस्न से लैस। अपनी हुस्न से लापरवाह शानजे हमदानी इसकी सादगी से भी तैयार हुई और अगले बंदे के होश उड़ाने को तैयार खड़ी, मुंह बसोरे खड़ी जाने के लिए पर तोड़ रही थी। शानजे बेटा, अभी मत जाओ, देखो सदफ फूफो के बेटे से मिलो। शहीर बेटा, ये शानजे है। आयशा बेगम की आवाज़ पर शहीर इस बेपरवाह हसीना को देखने में मसरूफ़ फ़ौरन होश में आया। अस्सलाम वालेकुम। मारे
बंधे मारता क्या ना करता कि मुसद्दक। शाहजे ने लठ मारने वाले अंदाज में सलाम करने का अंदाज देखकर सबके लबों पे दबी दबी मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि आयशा बेगम का जी चाहा यही मेहमान के सामने एक जूता उतारकर उसे पूरे घर में भागाएं ताकि इसकी अकल ठिकाने लग जाए। पर वहां दूसरी तरफ शानजे शरारती मुस्कुराहट आयशा बेगम की तरफ उछाल कर बाहर की तरफ भागी। पीछे सबने जोर से वो और जोया क्लास में बैठी थी, बातें कर रही थी। पीरियड भी सर अशर का चल रहा था। काफ़ी बार इन दोनों को टोक चुके थे, पर न जाने सी कौन सी राजो न्याज थे कि दोनों के ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तंग आकर सर अशर ने इन दोनों को खड़ा कर दिया। स्टैंड अप, खड़ी हो जाएं आप दोनों। कब से मैं आप दोनों को नोट कर रहा हूँ। आप दोनों की ऐसी कौन सी बात है जो ख़त्म ही नहीं हो रही, बोले। सर अशर ने गुस्से से सख्त लहजे में पूछा। पर आज तक शानजे पे अपनी माँ आयशा बेगम की डांट का असर नहीं पड़ा था, तो सर अशर की डांट का कैसे लेती। डांट के मामले में शानजे बहुत ही ढीठ किस्म की थी। भाई हर चीज़ से डर जाएगी, पर मजाल है कि किसी की बात का असर ले। शानजे की इसी खूबी की वजह से सब टीचर्स इससे मुतासिर थे कि वो डांट को मनफी नहीं लेती बल्कि हंसकर टाल जाती थी। अल्लाह अल्लाह सर, आपको नहीं पता कि गर्ल्स की बातें नहीं ख़त्म हो सकती कभी भी, और हम भी गर्ल्स ही हैं, और हम दोनों बहुत ही अहम मसला डिस्कस कर रहे हैं। शानजे ने आंखें पटपटाते हुए कहा। कौन सा अहम मसला, ज़रा हमें भी बताएं। सर अशर ने दोनों बाजू सीने पर बंधे फुर्सत से खड़े होकर दिलचस्पी से उन्हें देखते कहा। अस्मा आपी, जवार भाई, सर मेरे कज़न की आपस में शादी है। आहत, हमज़ा भाई और मिशी आपी। शानजे ने नाम भी बता दिए, जबकि जोया का जी चाहा शानजे की बेवकूफ़ी पर अपना सर पीट ले कि नाम बताने की क्या ज़रूरत है। शानजे, नाम बताने की क्या ज़रूरत है? तुम में अकल नाम की कभी कोई चीज़ ट्रांसफ़र होगी कि नहीं? जोया ने शानजे के पाँव पर पाँव मारते हल्की आवाज़ में कहा। पर सर अशर ने बासानी जोया की बात सुन ली थी और इनके होंठ मुस्कुरा उठे थे। अच्छा जी, कब है शादी? सर अशर ने इस छोटी सी बारबी डॉल को देखते हुए पूछा। हो भी गई। नासिर फुप्पो वाले आ गए हैं तो अब बड़े पापा वाले डेट फिक्स करेंगे। अब ये भी बता दें कि आप दोनों का बोर्ड की तरफ ध्यान क्यों नहीं है, और मैं जो टेस्ट का बता रहा हूँ वो क्यों नहीं सुन रही? सर अशर ने इन दोनों को देखते हुए पूछा। हमारा दिल नहीं कर रहा। बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है और आप सड़े हुए करेले की तरह हमें पढ़ाए जा रहे हैं। ये नहीं कि हम इतने मासूम से प्यारे से बच्चों को आप फ्री पीरियड दे दें। जब मौसम अच्छा होता है तो फ्री पीरियड देना चाहिए। क्या आपको नहीं पता? शानजे ने शाही अंदाज से मासूम से लहजे में कहा। तो सर अशर का दिल चाहा इस लड़की की ऊँट पटांग बातें सुनी जाएं। सर अशर जो किसी की भी नहीं सुनते थे, जब से आए थे शानजे की ऊँट पटांग बातें भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुन रहे थे। शानजे की बातों से इनके होंठ अपने आप ही मुस्कुरा उठते थे। ठीक है, जाएं आप लोग। फ्री पीरियड दिया सबको, पर अगली बार क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है? सर अशर ने फ्री पीरियड के साथ वार्न भी किया, तो शानजे के साथ साथ पूरी क्लास खुशी से चीख पड़ी और शानजे मुस्कुरा के कमरे से जोया के साथ फ़ौरन से बाहर भागी। तो सर अशर भी मुस्कुरा दिए। सदक फुप्पो वालों को आए हुए एक हफ्ता हो गया था और अब सब घर वाले आपस में डिस्कस कर रहे थे कि शादी की डेट कौन सी रखी जाए। रात को खाने के बाद सब घर वाले मिलकर लाउंज में बैठे चाय के साथ लुत्फ अंदोज हो रहे थे। सर्दियों की आमद थी। ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडी रातें, सभी अपने अपने लिहाफ में जकड़े बैठे थे। इस महीने की कोई डेट रख लेते हैं, नुमान साहब ने इन सब की तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं, इतनी सारी तैयारियां हैं और वो कैसे होंगी? अगले महीने की कोई डेट रखें। ख़वातीन ने नुमान साहब की बात की नफ़ी करते हुए कहा। तैयारियों का क्या है, वो तो हो जाएंगी। बाकी जो लिस्ट है वो बना दीजिएगा, सब हो जाएगा। आप लोग ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे शादी ना होगी, मुल्क ही आज़ाद करना हो। दानियाल साहब ने उन्हें छेड़ते हुए शरारत से कहा। तो सब मर्द हजरात ने इनकी हाँ में सर हिलाया। शादी की जल्दी रखिएगा, फिर अगले महीने मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, मैं ठीक से इंजॉय भी नहीं कर पाऊंगी। शानजे ने मुंह बसोरते हुए कहा। और फिर काफ़ी देर बहस के बाद इस महीने के आखिरी तारीखों में से कोई तारीख रखी गई थी। तो शानजे को अपनी तैयारियों की फिक्र पड़ गई। तुम इतना क्यों शोर कर रही हो? जैसे इनकी शादी नहीं, महारानी जी आप ही की शादी हो रही हो। इनकी तैयारी नहीं करते हम, आप ही की तैयारी कर लेते हैं। आयशा बेगम ने शानजे को देखते तंज किया। हाँ जी, कर लें, पहले मेरी ही कर लें। शानजे ने भी ढीठपन का मुजाहरा करते हुए कहा। तो सबके कह कहे पूरे घर में गूंज उठे। वो जब नाराज़ होते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ, हज़ारों ऐब हैं मुझ में, मुझे फिर छोड़ देना आप। वो कुछ लम्हों के लिए तो बिल्कुल चुप से हो जाते हैं,
उमड़ते अश्कों को छुपाकर अपनी पलकों में दबाकर दर्द सीने में बड़े ही प्यार से मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर थपकते हैं और मुझसे कहते हैं। मेरा दिल इसकी बातों से धड़कना भूल जाता है। मेरी सांसें अटकती हैं, ज़मीं रुकती हुई मालूम होती है। प्लान का क्या बना गाजी? मुझे नहीं लगता कि तुमने धमाका करवाना। उमर ने गाजी को देखते कहा, जो रिलैक्स होकर बैठा कुर्सी पर हाथ में सिगरेट पकड़े जला रहा था। मुझे तुम्हें बताकर चलने की ज़रूरत नहीं है। गाजी को कब क्या करना है वो बिना इन्फॉर्म किए किसी को भी फिर करता है अपने तरीके से। मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। गाजी ने सुकून से सिगरेट का कश लगाते हुए जवाब दिया। पर गाजी, बाहर से पाशा के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं कि तुम लोगों को प्लान नहीं है तो हम कर लेते हैं धमाका। उमर ने पाशा के बारे में बताते हुए कहा, मेरा प्लान कुछ और है। पाशा मुझसे कोई बड़ा नहीं है, उसे कहो तुम्हें जहाँ काम का बोला गया है वही करो। ज़्यादा मेरा दादा बनने की ज़रूरत नहीं है। काजी ने उमर को घूरते हुए कश लगाया और बोला। पीछे उमर गुस्से से कमरे से निकल गया तो गाजी ने एक नज़र कमरे के दरवाजे पर डाली जहाँ से उमर निकल कर गया था और सर झटक दिया। ये अपने आप को समझता क्या है? उमर गुस्से से शराब का गिलास हाथ में पकड़े घूंट घूंट पी रहा था और मेज़ पर हाथ मारते कहा, साहब तुम इसके कहने पर क्यों चलता है? तुम खुद धमाका क्यों नहीं करवा लेता? उमर के पास खड़ा आदमी बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हूँ मैं गाजी के बगैर। वो इस वक्त जितना पावरफुल है, जितनी ताकत इस वक्त इसके पास है, पुलिस भी इसका कुछ नहीं कर सकती। एक मिनट ना लगाएं वो हमें भी उड़ाने में। मगर गुस्से से चीखते हुए बोला उमर गुस्से से चीखते हुए बोला, फिर आप कब तक ऐसे ही इस गाजी के इशारों पर चलता रहेगा? तुम्हें खुद कुछ करना पड़ेगा। जब्बार ने उमर के करीब झुकते हुए कहा, जो अब एक और शराब की बोतल का ढक्कन खोलकर ग्लास में उंडेल रहा था। अब हम नहीं करेंगे कुछ, जो भी करेगा पाशा करेगा। उमर ने कुछ सोचते हुए कहा तो जबाल। वो लड़का भी उमर की बात सुनकर हंस पड़ा। हमदानी हाउस में शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। हर तरफ गहमा गहमी। रोज रात को शांति अपनी दोस्तों और सब घर वालों को इकट्ठा करके डांस की प्रैक्टिस करती और करवाती थी। और अब भी सबकी तैयारी, कपड़े, जूते सब लिए जा चुके थे। बस एक ही बंदे की तैयारी रह गई थी, वो थी शांजे मैडम, जिसे प्रैक्टिस और गाने बजाने के अलावा अपनी तैयारी भूल ही बैठी थी। शांजे, तुमने अपनी तैयारी कब करनी है? आयशा बेगम ने लाउंज में नीम दराज आधी लेटी आधी नीचे कारपेट पे झूल रही थी। ओ माय गॉड ममा, मैं समझी कि आपने मेरी तैयारी कर ली होगी। आप शांति की तैयारी करना कैसे भूल गए? जब तक मेरी तैयारी नहीं होगी शादी कैसे हो सकती है मामा? शांति हैरत में डूबी शरारती लहजे में गोया हुई। इसकी एक्टिंग देखकर रिमशा, कश्यप और सदफ फूफो के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अब तुम फ्री हो ना तो जाओ और अपने लिए ड्रेसेस ले आओ। फिर जब मैं तैयारी कर लूँ तो 100 नुक्स निकालती हो कि ये क्या है वो क्या है। तय करते मैं भूल गई। अब इतने काम थे करने वाले। सब आयशा बेगम शादी के लिए कपड़ों को पैक कर रही थी। पर मैं किसके साथ जाऊंगी अभी? शांजे मुंह पर सिरते हुए बोली, शोना, जैसे आप जोया के घर जाती हो ना वैसे ही जाओगी। चलो अब ज़्यादा नखरे ना करो। सदफ फूफो भी जा रही है तुम्हारे साथ और बाकी बच्चा पार्टी की भी कुछ चीज़ें रह गई हैं। चलो जल्दी, अब शादी में बस 3-4 दिन ही रह गए हैं। आयशा बेगम ने शांजे की बात का कोई असर न लेते हुए कहा, अल्लाह अल्लाह, मतलब कि सबकी शॉपिंग हो गई और बस मेरी ही ना हुई। मामा, शेम ऑन यू। आप अपनी लाडो रानी को कैसे भूल गई? रात को आपके ख्वाब में पापा आपको डराने आएंगे। शांजे ने भरपूर रिकॉर्ड लगाते हुए आयशा बेगम को आंख मारते कहा, क्योंकि जब भी शांजे आयशा बेगम को तंग करती थी आयशा बेगम चिढ़ती थी शांजे की इस बात से। फिर मसनूई गुस्से से शांजे को घूरा। कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो गई हो शांजे, बहुत शरीर हो गई हो, बहुत ज़्यादा। सदा फूफो ने शांजे का कान पकड़ते कहा, अरे फूफो समझा करे ना। चलिए अब देर हो जाएगी, फिर मेरी तैयारी रह गई तो शादी की डेट ही कैंसिल हो जाएगी। शांजे से फूफो से अपना कान छुड़वाते शरारत से उन्हें आंख मारते भाग गई तो पीछे सभी हंस दिए। शांजे सबको इकट्ठा करके सदा फूफो के साथ शॉपिंग मॉल गई थी और अब सब अपनी अपनी चीज़ों के लिए फिक्रमंद थे। सबको अपनी अपनी तैयारी की पड़ी थी और इनमें बस एक ही बंदी ऐसी थी जिसे कोई फिक्र ही नहीं थी और ऐसे इनके साथ घूम रही थी जैसे वो अपनी तैयारी के लिए नहीं आई, इनकी तैयारियों के लिए साथ आई हो। चलो शांजे, इस शॉप में चले। फूफो ने शांजे का हाथ पकड़ते एक बड़ी सी शॉप में दाखिल हुई। शॉप में सभी रेडीमेड ड्रेस हर किस्म की वैरायटी के साथ ब्रांडेड कपड़ों से भरी पड़ी थी। फूफो, वो ड्रेस देखें। शांजे ने एक सूट की तरफ इशारा करते सिर्फ फुप्पो से कहा, ब्यूटीफुल। सदफ फुप्पो के मुंह से बेसाख्ता ही तारीफ निकली थी। वाइट और पिस्ते कलर में स्टोन के काम से बनी शॉर्ट शर्ट
और पैरी के साथ फुल आस्तीनों, गले पर बहुत ही खूबसूरत काम किया गया था। फूफो शादी के लिए ठीक है, शांता ने सिर्फ फूफो की तरफ देखते हुए कहा। हाँ मेरा बच्चा, बहुत प्यारा है ये सूट, मेरी प्रिंसेस को बिल्कुल परी लगेगी। सदर फूफो ने शांति का गाल छूते हुए कहा। फूफो ये देखें। शांता ने एक और हाथ में पकड़े सूट को देखते कहा। वाह शांजे, तुम्हारी चॉइस बहुत प्यारी है। सदर फूफो ने सत्ताईस भरी नजरों से देखते कहा तो शांजे जोर से हंस पड़ी। शॉप में जितने भी कस्टमर खड़े थे और शॉप वाले सभी शांजे के पियानो की जलतरंग हंसी की आवाज़ सुनकर देखने लगे। इस वक्त वहाँ एक ऐसा इंसान भी मौजूद था जो शांजे की हंसी सुनकर अपने होश खो बैठा। वह भूत सा बस देखने में मगन था। शांजे ने इसी शॉप से 4-5 अपने लिए सूट पैक करवाए और सदर फूफो ने भी अपने लिए सूट लिए और शॉप से बाहर आती यंग पार्टी की तरफ चल दी जो अपना अपना सामान लिए कैफे में इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। दानियाल, हमें फारिस को अपने साथ ही लेकर जाना चाहिए। सदफ ने बेड पर बैठते दानियाल साहब की तरफ देखते कहा, जो टीवी का रिमोट हाथ में लिए टीवी के चैनल सर्च कर रहे थे। बेगम, तुम्हें पता है ना हमारा बेटा वहाँ क्यों रुका है? फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? दानियाल साहब ने सदफ बेगम के मुंतजर चेहरे की तरफ देखकर कहा। फिर भी मुझे डर लगा रहता है दानियाल, वो वहाँ पता नहीं किस हाल में होगा। मेरा बच्चा, सदफ ने परेशान से लहजे में कहा। देखो, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो, हमारा बेटा वहाँ ठीक है। मेरी इससे कल भी फ़ोन पर बात हुई है। दानियाल साहब ने तसल्ली भरे लहजे में सदफ बेगम को तफसील से बताया तो सदफ बेगम दानियाल साहब की बात पर सर हिला कर रह गई। जाना मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरी मुस्कान हो तुम। सुनो मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरी जान हो तुम। काजी सोफे पर अपने दोनों पांव फैलाए नीम दराज हाथ में पकड़ी तस्वीर देखकर गुनगुना रहा था। तुम्हें देखता हूँ तो अपना होश गंवा बैठता हूँ, तुम्हें सोचता हूँ तो सीने में धड़कनें शोर मचाती हैं। तुमने मुझ पर मेरी जान कैसा ये नशा सा किया है, तुम के अपना आप भुलाए बस तुझे ही सोचते ज़िंदगी गुजार बैठा हूँ। काजी तस्वीर को देखते अपने होशो हवास खोए बस इस परी बेकर का चेहरा अपनी आंखों में सोए मगन सा पूरी रात ही सोफे पर गुजार बैठा था। आज असद और निमरा भी फैमिली समेत सब हमदानी हाउस आ गए थे। पूरे घर में ओन और रेहान की किलकारियाँ गूंज रही थी। दोनों भी 3 साल के थे। अच्छा किया असद बेटा, तुम लोग जल्दी आ गए। मेरी तो नाक में दम कर रखा था शानजे ने कि निमरा आपी और बच्चे कब आएंगे। कश्यप बेगम ने ओन और रेहान को लाउंज में हादी के साथ खेलते देखकर कहा। आंटी आना तो था ही, फिर इसलिए मामा वालों ने भी कहा कि पहले ही चलते हैं। असद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रिमशा बहन, देर से आते तो मेहमानों की तरह आना लगता, फिर आपने इतने प्यार से हमें बुलवाया था तो कैसे मेहमानों की तरह शिरकत करके। सहर बेगम ने रिमशा बेगम की तरफ देखते हुए कहा। चले, ये तो बहुत अच्छा किया। अब आप भी हमारे साथ मिलकर कुछ तैयारियां जो रहती हैं वो करवाएं ताकि काम जल्दी से निमट जाए। आयशा बेगम ने सहर बेगम की तरफ देखते कहा तो सहर बेगम खुशी खुशी सर हिलाकर राजी होगी। और शहवार बेटा, आप क्या करती हो? सदफ फूफो ने खूबसूरत सी शहवार को देखते पूछा। शहवार ने सब्ज स्याह रंग के शर्ट और लॉन्ग ट्राउज़र पहने, दुपट्टा गले में डाले, सादगी से तैयार हुई, बहुत प्यारी लग रही थी। शहवार शानजे से 2-3 साल बड़ी थी। शानजे भी 17 साल की थी और इतनी जहीन थी कि 3 साल की उम्र में ही स्कूल जाने लग गई थी कि अब 17 साल की उम्र में वो सेकेंड ईयर में थी, जबकि शहवार अभी BSc ऑनर्स के पेपर देकर फ्री हुई थी। शहवार असद की बहन सहर बेगम और सलमान साहब की इकलौती बेटी। ये है हमारी न्यू हीरोइन की एंट्री। शानजे और शहवार बहुत अच्छी दोस्त थी। शानजे शहवार को कभी भी अस्मा और निमरा की तरह आप ही कहकर नहीं बुलाती थी, बल्कि कभी कभी बच्चों कह लिया करती थी। शानजे जितनी नटखट शरारती थी, शहवार भी शानजे का भरपूर साथ देती थी, मस्ती करने में और लोगों को खूब तंग भी करती थी। सहर बेगम वालों के आने से घर में एक रौनक सी लग गई थी। हर तरफ शोर ही शोर था। शानजे ओन और रेहान के साथ खूब ही मस्ती करने में मगन होती थी। कॉलेज से आकर वह सारा टाइम ओन रेहान के साथ रहती और रात को सबको डांस प्रैक्टिस करवाती थी। और अब से कल सब बच्चों की माइयों मेहंदी की रस्म, इसलिए आज सभी अपने अपने काम निपटाने में ज़ोर शोर से गुम थे। मर्द हजरात बाहर का सारा इंतज़ाम देखकर संभाल रहे थे, ख़वातीन घर और शादी के ड्रेस से लेकर बाकी के काम देख रही थी। सारी यंग पार्टी 2-2 मिनट बाद हाजरा अम्मा की बेटी सोना से चाय पकवा पकवा कर उसे अधमुआ कर दिया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद सबको भूख लग रही थी। सोना को भागते देखकर आयशा बेगम का पारा हाई हो गया और सब यंग पार्टी को गुस्से से डांट कर रख दिया। क्या मसला है तुम लोगों के साथ? कब से इस बेचारी को भगा भगा कर थका दिया है तुम लोगों के? पेट है या ड्रम है? अब खबरदार, किसी ने सोना को इतना तंग किया तो खुद उठकर बना लो। किसी ने भूख का शोर मचाया तो रात का खाना भी फिर वो भूल जाए कि मिलेगा।
हद हो गई है इस बेचारी को, अपने साथ एंजॉय करवाने के बजाय खाने को मंगवाते जा रहे हैं। आयशा बेगम ने सख्त गुस्से से सबकी तरफ घूरते हुए कहा। तो सब बच्चा पार्टी शर्मिंदा होकर सर झुका गई। शहवार, तुमने अपनी शॉपिंग कर ली? शांजे ने शहवार से पूछा। वो दोनों इस वक्त कमरे में बैठी बेड पर नीम दराज थी। हाँ, मैंने कर ली है। मैं तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। शांजे खुशी से कहते उठ खड़ी हुई और कबर्ड से अपनी सारी शॉपिंग निकाल कर बेड पर फैला दी। शहवार शांजे की बच्चों जैसी हरकतें देखकर हंसकर सर हिलाते, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? शांजे ने शहवार को हंसते देखकर कहा। देख रही हूँ कि तुम आज भी वैसी ही हो, छोटी छोटी बातों पर एक्साइटेड होकर अपनी चीज़ें मुझे दिखाने वाली, बिल्कुल भी नहीं बदली। शहवार शांजे के गुलाबी चेहरे की तरफ देखते गोया हुई। अल्लाह अल्लाह शहवार, अगर मैं बदल गई ना तो दुनिया ने बिल्कुल बिगड़ जाना है। फिर ऐसा हो सकता है कि शांजे कभी सुधर जाए। नो, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। शांजे लाड से शहवार के गले में बाहें डालकर बोली। बिल्कुल, पर तुम्हारे शौहर ने ज़रूर सर पकड़ के रोना है कि मुझ जैसी बीवी मिल गई। मुझे कैसी बीवी मिल गई है? शहवार शांजे को छेड़ते हुए गुदगुदी करने लगी तो शांजे की हंसी की गूंज पूरे कमरे में गूंज उठी। शहवार बच्चों, फिर क्या हुआ? सर पकड़ कर ही रोएगा ना? रो लेगा। शांजे जब लाड से बोलती तो शहवार को बच्चों ही कहती थी और फिर शहवार और शांजे काफ़ी देर रात तक बातें करती खिलखिलाती रही। आज रात को मायूं मेहंदी की तकरीब थी। सारी तैयारी हो चुकी थी। सारे अरेंजमेंट हमदान हाउस के बड़े से लॉन में ही खूबसूरती से किए गए थे। सारे घर को लाइटिंग से दुल्हन की तरह सजाया गया था और अब सब अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ़ थे। सब खवातीन मर्द हजरात तैयार होकर लॉन में आ गए थे। मेहमान आना शुरू हो गए थे, पर अभी तक कोई यंग पार्टी तैयार नहीं हुई थी। अस्मा मिशा तैयार हो चुकी थी, एक तरफ बैठी इन सब की तैयारी देख रही थी। अस्मा ने पहले रिंग की कुर्ती पीले रंग की कुर्ती, ऑरेंज लहंगे, सब्ज दुपट्टा, मैचिंग चूड़ियाँ सर पर टिकाया खजब ढा रही थी। मिशा ने ऑरेंज कुर्ती पीले लहंगे में सब्ज दुपट्टे लिए तैयार हुई। मेहंदी चूड़ियों से सजी कलाइयाँ बहुत ही प्यारी लग रही थी। निम्रा अपने बच्चों को तैयार करके और खुद भी तैयार होकर नीचे जा चुकी थी। शांजे ने आज की तकरीब के हिसाब से लंबी शर्ट, चुना हुआ दुपट्टा और चूड़ीदार पजामा पहने, जिस पर टी का खूबसूरत सा सिल्वर काम हुआ था। इसकी बेतहाशा गोरी रंगत नाजुक से सरापे पे खूब जच रहा था। मेकअप के नाम पर बस पिंक लिप ग्लोस, मैट लगाए, आंखों में काजल भर भर के, दोनों हाथों में तो कलाइयों में चूड़ियाँ सजाए, लंबे गोल्डन सिल्की बालों को कमर पे फैलाए। आज की महफिल की जान लग रही थी। शहवार ने लंबी शर्ट, चौड़ी चूड़ीदार पजामा पहने, नेट का दुपट्टा लिए, हल्के से मेकअप में ग्रे आंखों को कातिल हसीना बनाए। शांजे ने शहवार के भी दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनाई। तैयार हुई अप्सरा लग रही हूँ, भर भर की चूड़ियाँ पहनाई थी। नीचे लॉन में शांजे और शहवार अस्मा मिशा को लिए आई तो सबने बहुत ही ज़बरदस्त शूटिंग की थी। कैमरामैन धड़ाधड़ तस्वीरें बनाए जा रहा था। फुल वॉल्यूम में म्यूजिक लगाए, कानों को फाड़ देने वाली तेज़ आवाज़ में गाने लगाए जा चुके थे। स्टेज पर अस्मा मिशा को जब हमजा और जवार के पहलू में बिठाया गया तो एक बार फिर से सब कजन्स ने मिलकर शूटिंग की थी। शहवार एक हाथ से फूलों का थाल संभालती किचन से वापस लॉन में जा रही थी कि साइड से आते शहीद यजदानी से टकरा गई। शहीद ने अपना हाथ शहवार की कमर के गिर टिकाए उसे गिरने से बचा लिया। शहवार गिरने के डर से आंखों को बंद किए खड़ी थी और शहीद बस यकटक शहवार के हसीन मुखड़े की तरफ देख रहा था। जब से देखा है तुम्हें, तेरा चेहरा सुहाना लगता है, तेरे आगे हमें चांद भी फीका लगता है, बेसाख्ता शहीद के लबों से शहवार को देखते शेर निकला। शहवार ने आंखें खोली, शहीद को खुद के इतने पास इसकी बाहों में देखकर इसका दिल जोर जोर से धड़क उठा था। ठीक हो तुम? शहीद ने शहवार को खड़ा करते नज़रों में बेपनाह प्यार लिए इसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। शहवार ने सर अस्बात में हिलाते जवाब दिया। यार कितना शर्माती हो तुम, शहीद ने कहा तो शहवार झीप कर सर झुका गई। शहवार शहीद की जज्बे लुटाती नज़रों से पजल हो रही थी। चलिए, क्या वहाँ सब राह देख रहे होंगे? शहवार ने आहिस्ता से शहीद की तरफ देखते कहा। दिल तो नहीं चाह रहा, बस तुम्हें ऐसे ही खुद के सामने बिठाए देखना चाहता हूँ, पर यह जालिम समाज जानना तो पड़ेगा, शहीद ने शरारत से कहते बेचारगी से कहा। तो शहवार शहीद की बात सुनते हंस पड़ी। 4 साल पहले शहीद और शहवार निमरा और असद की शादी में मिले थे और तब से ही शहवार और शहीद एक दूसरे को पसंद करते थे। बड़ों में ही इनकी बात पहले से तय हो चुकी थी और शादी शहवार की पढ़ाई के बाद होनी थी और अब शहवार की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। हमजा जवार के वली में शहवार और शहीद का निकाह था।
माइयों मेहंदी की रस्म के बाद शहवार और शहीर यजदानी ने कपल डांस किया था। ढोल वाला भी अपने पूरे जोशो खरोश से ढोल बजा रहा था। डीजे ने फुल वॉल्यूम में गाना लगा दिया था। शहीर शहवार की कमर में हाथ डाले स्पॉटलाइट में दोनों डांस कर रहे थे, एक दूसरे के करीब खड़े, आंखों से आंखें मिला के। चुरा लूं तेरे ख्वाब में, मैं जो जी रहा हूँ वह जा तुम हो। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े परफेक्ट कपल लग रहे थे। सबने ज़बरदस्त हूटिंग की थी। हमजा, मिशा, जवार, अस्मा ने भी कपल डांस किया था कि पूरी तकरीब के मेहमानों ने हूटिंग की थी। रात गए तक मेहंदी की तकरीब चलती रही थी। सब ने खूब इंजॉय किया था। मेहंदी की तकरीब के बाद सब मेहमान खाना खाकर चले गए थे कि अब बस सारे घर वाले एक बड़ी सी टेबल के गिर्द बैठे सब खाना खा रहे थे कि दानियाल साहब दरवाजे की तरफ देखते बोल पड़े, फारिस मेरा बच्चा, आ गए तुम। दानियाल साहब खड़े होते फारिस के पास आए कि सबने गर्दनें मोड़कर दानियाल साहब के पास खड़े फारिस की तरफ देखा। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पेंट कोट में, हाथ में पकड़े ब्लैक ही ग्लासेस, सर पर टिकाए अपनी मर्दाना शाहाना वजाहत समेत खड़ा सबसे अलग बहुत ही डैशिंग लग रहा था। सभी बारी बारी फारिस से मिले थे। अगर कोई सुकून से बैठा था शख्स तो वो थी शांसे, जो इर्द गिर्द से बेनियाज बस खाने में मगन खाना खा रही थी। आसपास के सब घर वालों को वो भुलाए बैठी थी, जैसे अभी खाना ना खाया तो पता नहीं बाद में मिलेगा या नहीं वाला हिसाब था। इनमें से एक ही शख्स ऐसा था जिसकी नज़रें शांजे के चेहरे के गिर्द मंडला रही थी, पर शांजे का ध्यान बस अपने खाने की ही तरफ था। शांजे बेटा, खाना इधर ही है, फारिस से तो मिल लो। आयशा बेगम ने शांजे को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा, मामा मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे बहुत भूख है, मुझे बस इस वक्त खाना खाकर सोना है। भूख लग रही है और नींद भी। शांजे खाना खाना में मुंह में ठूसते मुंह के साथ बमुश्किल बोली थी, जबकि आयशा बेगम का दिल चाहा कि खुद का सर पीट लें। कैसी बेमुरब्बत बेटी अल्लाह ने उन्हें दी थी, जबकि बाकी सब ने इस सिचुएशन को खूब इंजॉय किया था। और वो शख्स जो अपनी जज्बे लुटाती नज़रों में दुनिया जहान का प्यार समोए इस दुश्मन जान को देख रहा था। शांजे और शहवार बहुत अच्छी दोस्त थी। शांजे शहवार को कभी भी अस्मा और निमरा की तरह आपी कहकर नहीं बुलाती थी, बल्कि कभी कभी बच्चों कह लिया करती थी। शांजे जितनी नटखट शरारती थी, शहवार भी शांजे का भरपूर साथ देती थी मस्ती करने में और लोगों को खूब तंग भी करती थी। सेहर बेगम वालों के आने से घर में रौनक सी लग गई थी। हर तरफ शोर ही शोर था। शांजे ऑन और रेयान के साथ खूब ही मस्ती करने में मगन होती थी। कॉलेज से आकर बस सारा टाइम ऑन रेयान के साथ रहती और रात को सबको डांस प्रैक्टिस करवाती, जबकि बाकी सब लोगों ने इस सिचुएशन को खूब इंजॉय किया था। वो शख्स बेहद जज्बे लुटाती नज़रों से दुनिया जहान का प्यार समझ इस दुश्मन जान को देख रहा था। आज बारात थी। बारात का सारा इंतजाम होटल में करवाया गया था। लड़कियां सब तैयार होने पार्लर जा चुकी थी। अस्मा, मिशा ने निमरा, शांजो और शहवार के साथ तैयार होकर सीधा होटल ही आना था। दुल्हन बनी अस्मा, मिशा डल गोल्डन रेड कामदार लहंगे में खूबसूरती से किए गए मेकअप ज्वेलरी में तैयार हुई। दोनों बहुत ही हसीन लग रही थी। निमरा ने आज की तकरीब की निस्बत से साड़ी का इंतखाब किया था। शांजे ने वाइट और पिस्ते कलर की शॉर्ट शर्ट के साथ गोल्डन स्टोन्स के काम से बनी खूबसूरत से किए गए मेकअप ज्वेलरी खुले बालों के साथ, ये जाने बगैर कि किसी के दिल पर शांजे को ऐसे तैयार देखकर बिजलियां गिरने वाली थी। शहवार ने सुर्ख गोल्डन खूबसूरत से काम वाली मैक्सी पहने तैयार हुई, बहुत ही प्यारी हसीन लग रही थी। हमजा जवार होटल में दाखिल हुए तो शहीर, फारिस, हादी और सब दोस्तों ने मिलकर खूब फायरिंग की थी। ढोल की थाप पर शहीर, फारिस, हादी ने भंगड़ा डालकर और भी चार चांद लगा दिए थे। दुल्हा बने हमजा जवार वाइट और ब्लैक शेरवानी में किसी रियासत के शहजादे से कम न लग रहे थे। शहीर ने वाइट शलवार कुर्ते में रेड कलर का फुल काम वाला पटका टाई की सूरत में डाले बहुत ही हैंडसम दिलकश लग रहा था। फारिस ने ब्लैक शलवार कुर्ते में गले में गोल्डन काम वाला पटका सबसे मुनफरिद अपनी मर्दाना वजह से भरपूर हसीन लग रहा था। हादी ने गोल्डन कुर्ते शलवार में रेड कोट डाले बालों का स्टाइल बनाए प्यारा लग रहा था। अस्मा मिशा को स्टेज पर जब जोरदार तालियों के साथ हमजा के पहलू में बिठाया गया तो कैमरामैन अपनी पोजीशन संभाले फोटोशूट करने लगा। शांजे ने शहवार के साथ मिलकर बहुत सारे फोटोशूट बनवाए। फारिस शांजे की ऊट पटांग हरकतें देखकर एंजॉय कर रहा था। वहीं शहीर यजदानी अपनी आंखों में प्यार समोए शहवार को देख रहा था। निकाह हो चुका था कि अब शांजे को शहवार जोया के साथ मिलकर स्टेज पर दूध पिलाई की रस्म करनी थी। शहीर, फारिस, हादी और कुछ मेहमान भी वहीं खड़े शांजे की बातों को भरपूर इंजॉय कर रहे थे। हमजा भाई पैसे निकाले, शांजे ने अपनी हथेली इनके सामने फैलाते कहा। यार तुम बहन हो या मंगती हो, कब से मांगे जा रही हो। हमजा ने शांजे को छेड़ते हुए कहा, भाई शराफत से पैसे दें, नहीं तो अपनी ही
दुल्हन को मैंने अपने साथ घर ले जाना है, रुखसती से पहले। फिर न कहना कि रुखसती के बगैर ही ले गई। शानजे ने धमकाने वाले अंदाज में नाराजगी से कहा, खैर है यार, आना तो इसने इसी घर में है, एक कमरे से दूसरे कमरे में ही। हमजा भी शानजे को छेड़ने से बाज ना आया। जवार भाई, इनको कहिए कि शराफत से पैसे निकाल दे। शानजे ने बच्चों की तरह रूठते जवार से हमजा की शिकायत की। हमजा, पैसे दो, मेरी गुड़िया को तंग ना करो। जवार से अपनी लाडली का रूठना देखा ना गया तो हमजा से कहा, क्या भाई, आप भी ना तंग कर रहा था? ऐसा हो सकता है कि ना दूं पैसे अपनी परी को? अभी आपको नहीं पता, इसने घर जाके फिर से पैसे मांगने। हमजा ने शानजे की तरफ आंख मारते शरारत से कहा, अच्छा तुम ऐसा करो कि जो घर जाकर भी मांगते हैं एक साथ ही मांग लो। हमजा ने शानजे से कहा, शहवार बच्चों, कितने मांगू? शानजे ने शहवार से पूछा। मांग लो दिल खोलकर। शहवार ने भी मौके का फायदा उठाते कहा, ठीक है फिर ऐसा करें कि निकालें 2 लाख। शानजे ने सुकून से कहा कि हमजा अपनी जगह से उछल पड़ा। क्या तुम वाकई इस वक्त डाइन लग रही हो? हमजा ने शानजे को घूरते हुए कहा, ज्यादा बोले मत, पैसे दें। पहले बताओ इतने सारे पैसों का क्या करोगी? हमजा भी पहले से जान लेना चाहता था कि इसने पैसों का क्या करना है। हम तीनों आधे आधे बांटेंगे। मैं आइसक्रीम, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, कपड़े, जूते और बहुत सारा खाना खाऊंगी अकेली। शानजे ने हाथ की मदद से के साथ साथ फारिस भी इसकी पागल को हैरान सा आंखें खोले हिसाब बताते देख रहा था कि वाकई इस लड़की का दिमाग चल गया। जबकि शहीर, जवार, हादिर बाकी शानजे की बातों को खूब इंजॉय होकर सुन रहे और हंसते हुए लोटपोट हो रहे थे। लड़की, अल्लाह का नाम लो, क्यों गरीब करने पर तुली हो? काफ़ी देर बहस के बाद जवार ने रिमशा बेगम से कहकर कुछ बुक्स मंगवाए और गोल्ड के खूबसूरत डिज़ाइन वाले, जिनमें डायमंड के नग लगे हुए थे। शानजे, शहवार और जोया को दिए। शहीर ने शानजे को पहली बार 4 साल पहले असद की ही शादी में देखा था कि वो कितनी शरारती है, जबकि फारिस अब ही पहली बार पाकिस्तान आया था। वहीं दुबई में ही शानजे की बचपन से लेकर अब तक की हर तकरीब, स्कूल की हर तस्वीर देख लिया करता था। इतना शानजे को कोई नहीं जानता था जितना दूर रहकर फारिस शानजे को जानता था। रुखसती के बाद सब लोग वापस अपने घर आ गए थे। काफ़ी देर रस्मों के बाद जाके अस्मा, मिशा को हमजा और जवार के कमरे में पहुंचा दिया गया था। फारिस कमरे में अपने बेड पर चित लेटा शानजे के बारे में ही सोच रहा था जब शहीर भी फारिस के बराबर आकर एक झटके से धम करके लेटा। ब्रो, क्या सोच रहे हैं? शहीर ने सोचों में गुम फारिस को देखते कहा। कुछ नहीं, फारिस ने शहीर से कहा, पर वहाँ झूठ मत बोला करें। ब्रो यार, झूठ मत बोला करें। अच्छा, आपको शानजे कैसी लगी? पता है ब्रो, जब उसे मैंने पाकिस्तान आकर देखा तो मैं दंग रह गया था कि ये वही छोटी सी लड़की है जो असद की शादी में 13 साल की थी और अब इतनी बड़ी हो गई है कि मेरे भाई का दिल ही ले उड़ी। शहीर अपनी धुन में प्यार से बोला, पर यह अभी किसी को नहीं पता कि जो मामा पापा के साथ आया था वो शहीर नहीं, फारिस था। और वो भी तुम्हारे चेहरे का मास्क पहन के, इसलिए मुझे कोई पहचान ही नहीं सका था। और तब मैंने शानजे को पहली बार देखा था और तुम फिर रात को आए थे। पर शहीर, तुम्हें नहीं पता मैं शानजे को देखकर कितना खुश हुआ हूँ जब मैं घर से बाहर काम के सिलसिले में गया था। फारिस ने भी शहीर की बात का जवाब देते सुकून से कहा, वो मेरी सोच से बढ़कर प्रेटी है। फारिस ने अपने दिल की बात शहीर से कही। अच्छा चलो अब जाओ, कल वलीमा है। तुम्हारा और शहवार का निकाह भी है। आराम कर लो जाकर, थक गए होगे। फारिस ने शहीर के थके चेहरे की तरफ देखते कहा तो शहीर भी फिर फारिस के गले लगकर गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चला गया और पीछे फारिस फिर से शानजे के ख्यालों में गुम हो गया। अगली सुबह बहुत ही खूबसूरत, चमकीली, रोशन सी थी। शर्माई शर्माई सी अस्मा, मिशा डाइनिंग टेबल पर बैठी सबके साथ नाश्ता करने बैठी थी। शहवार, निमरा, अस्मा और मिशा को मायने खेजी नज़रों से देखते छेड़ने में बल्कि घूरने में मगन थी। अस्मा आपी, आपको सवार भाई ने क्या गिफ्ट दिया? शानजे को बस गिफ्ट देखने की जल्दी पड़ी थी जो सवार ने अस्मा के लिए और हमजा ने मिशा के लिए ख़रीदे थे, पर शानजे के लाख कहने पर भी उन्होंने शानजे को नहीं दिखाए थे। गोल्ड का लॉकेट चेन, अस्मा ने शर्माते हुए अपने सुर्ख चेहरे के साथ बताया तो शहवार और निमरा मसनूई खांसी खांसने लग गई। तुम क्या आपी, आप क्यों खांस रही हैं? मुझे गिफ्ट देखने दें, शानजे झुंझला कर बोली। यार तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता कि हम क्यों छेड़ रहे हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तब पूछेंगे तुमसे। निमरा ने शानजे को डपटते हुए चुप करवाया। निमरा, ये आपकी अहम अहम वाली शादी मुझे नहीं करवानी। कब से देख रही हूँ आप दोनों मेरी अस्मा आपी और मिशा आपी को तंग कर रही हैं। शानजे ने इनकी नकल उतारते मुंह टेढ़ा करके कहा। तुम दोनों की हंसी निकल गई शानजे का तपा हुआ चेहरा देखकर। ये तुम क्या अभी तक यहीं बैठी हो? जाओ जाकर अपने निकाह के लिए तैयार हो। यहाँ बैठी कभी कभी
करती जा रही हो। पता नहीं किस बात पे आप दोनों के आज दांत निकल रहे हैं, या आज पहली बार आप लोगों के दांत चमक रहे हैं तभी। शान गुस्से से बोली, क्योंकि उसे निम्रा शहवार की कोई भी बात की समझ नहीं आ रही थी और उसे अभी तक शादी वगैरह की किसी बात का इल्म तक नहीं था। इसलिए नासमझी से निम्रा शहवार पर गुस्सा हो रही थी कि वो दोनों इतना क्यों हंस रही हैं। वहीं लाउंज में सोफे पर बैठे फारिस के हंस हंस के पेट में दर्द हो रहा था। अपनी झल्ली पागल सी जान शानजी की बातें सुनकर लोट पोट होते सोफे से नीचे ही गिर गया था कि वाकई में ही कितनी मासूम है। वरना इस उम्र में भी काफ़ी कुछ लड़कियों को पता होता है। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर, जिसमें हर लड़का हर लड़की के पास मोबाइल होता है। कहें तो कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जो गलत राह पर निकल पड़ती और घर वालों को ज़रा बराबर खबर तक नहीं होती। और कई लड़के ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर लड़कियां बनकर लड़कियों से दोस्ती करके इनका ब्रेन वॉश कर देते हैं और फिर वहाँ से इनकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। वलीमे की तकरीब भी शहर के सबसे बड़े होटल में हो रही थी, जहाँ रंगो बू का सैलाब आया हुआ था। हर तरफ हर कोई अपना फैशन, अपनी ड्रेसिंग से दूसरे को जेलस फील करवाने पर तुला हुआ था। वहीं कुछ लड़कियों के शहीद यजदानी की पर्सनैलिटी देखकर चेहरे चमक रहे थे। शहवार से निकाह होते देखकर इतनी ही जल्दी उतर भी गए थे और इसको देखकर कुछ लड़कियों ने अपने दिल थाम लिए थे। अस्मा मिशा ने पीच और सिल्वर रंग की फुल काम वाली मैक्सी में खूबसूरत से किए गए मेकअप में अलग ही छाप दिखा रही थी। वहीं शहवार ने आज की तकरीब के हिसाब से स्किन और गोल्डन काम वाली मैक्सी ज़ब्तन की थी, जो सदफ हुप्पो दुबई से शहवार के लिए लाई थी। शहीद ने शहवार की मैक्सी से मैचिंग शेरवानी पहने हैंडसम लग रहा था। फारिस वाइट कुर्ते शलवार में मखरूर सा सबसे अलग मुनफरिद लग रहा था। शानदार स्किन और सिल्वर काम वाली खूबसूरत सी फ्रॉक पहने सादगी में भी गजब ढा रही थी कि कहीं निगाहों में शानजी के लिए 27 उभरी थी तो कुछ ने बकायदा साइमा आयशा बेगम को रिश्ता तक दे डाला था शानजे का। पर आयशा बेगम ने सहूलत से कर दिया कि शानजा भी बहुत छोटी है। और वहीं वो दो आंखें अपना गुस्सा जब्त किए मुश्तिल अंदाज में मुठ्ठियां बीचे वो शख्स खड़ा था कि कैसे लोगों ने इसकी मोहब्बत का रिश्ता मांगने की गुस्ताखी की थी। पर शानजे इन सबसे बेखबर लापरवाह स्टेज पर सबके साथ फोटोशूट करवाने में मस्त थी। शादी की तकरीब के बाद सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। अस्मा, जवार, मिशा, हमजा 2 दिन बाद ही अपने हनीमून पर कागान मरी रवाना हो गए थे। शानजे के लिए अपने कॉलेज में पेपर स्टार्ट हो गए थे और आजकल इनमें बिजी थी। और अभी भी वो जोया क्लास से आखिरी पेपर देकर बाहर निकली थी जब एकदम से कॉलेज के बाहर भाग दौड़ मच गई। जोर शोर से फायरिंग हो रही थी। फायरिंग की आवाज़ कानों को चीरती हुई दिल दहलाने वाला मंजर पेश कर रही थी। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। तो यह शानजी को खींचते हुए भाग रही थी कि पूरे कॉलेज के स्टूडेंट जो ग्राउंड में इधर उधर भाग रहे थे कि शानजे और जोया का हाथ छूट गया और शानजे किसी से टकरा कर नीचे गिर गई थी। आयशा बेगम नमाज पढ़कर सोफे पर बैठी थी, जहाँ रिमशा और कशफ बेगम टीवी लगाए शो देखने में लगी हुई थी कि शहवार ने चैनल तब्दील किया तो आयशा बेगम ने हड़बड़ाकर शहवार से रिमोट खींच लिया। तो सबकी सांसें टीवी स्क्रीन पर मंजर देखकर थम सी गई, जहाँ शानजे के कॉलेज के बाहर और अंदर का दिल दहला देने वाला मंजर देखा जा रहा था। नाजरीन, आप सब देख रहे हैं यहाँ पर कैसे दहशतगर्दों ने पूरे कॉलेज को चारों तरफ से घेर लिया है। मुसलसल फायरिंग हो रही है, हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है। वहीं कुछ स्टूडेंट जो चोरी छुपे भागने की कोशिश कर रहे थे पकड़े गए और दहशतगर्दों ने इनके सीने गोलियों से छलनी कर दिए। न्यूज़ एंकर चीख चीख कर अपनी बात दोहरा रही थी। ये न्यूज़ सुनकर आयशा बेगम खड़े कद से ज़मीन बोस होकर गिर गईं। सभी फ़ौरन से इनकी तरफ मुतवज्जह हुए। भाभी उठिए, रिमशा बेगम ने बेहोश आयशा बेगम का चेहरा थपथपा रही थी। वहीं कशफ बेगम आयशा बेगम के हाथ पांव सहला रही थी। शहवार के हाथ पांव फूल रहे थे कि सब मिनटों में क्या से क्या हो गया है। मामा, शहवार को एकदम से सदफ फूफो का ख्याल आया, जो कमरे में सर दर्द की गोली लेकर लेटी थी। कमरे की तरफ भागी। मामा, मामा उठिए जल्दी, शहवार ने झंझोड़ते हुए उठाया। इस अचानक अवतार पर सदफ बौखलाकर उठ बैठी। क्या हुआ है शहवार, क्यों शोर मचा रही हो? मामा, वो मामी को पता नहीं। शान से शहवार के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज सुनकर सदफ फुप्पो भी जल्दी से लाउंज में आ गई, जहाँ रिमशा और कशफ बेगम आयशा बेगम को होश में लाने की कोशिशें कर रही थी। क्या हुआ है आयशा बेगम को? इस तरह बेहोश देखकर सदफ बेगम को भी परेशानी हुई तो रिमशा बेगम ने उन्हें खौफनाक सूरत हाल देख कर कोई भी अंदर तक कांप सकता था। उठो जल्दी।
सरअशर ने जल्दी से शांजे को उठाया। शांजे ना समझी से इसके चेहरे की तरफ देख रही थी। सरअशर ने जब शांजे के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ डर खौफ से वो ना समझी से इसकी तरफ देख रही थी, तो सरअशर समझ गए कि शांजे डर गई है और इनकी बात नहीं समझ पा रही। सरअशर खुद ही शांजे को लेकर एक तरफ भागने लगे थे। शांजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कि जब एक दहशतगर्द पता नहीं कहाँ से निकल आया और शांजे को खींचकर इसकी कानपट्टी पर पिस्तौल रख दिया। और शांजे पिस्टल को देखकर, खुद पर ताने देखकर अपने होशो हवास काबू में ना रख सकी। वो जो पहले ही इस सिचुएशन से बहुत घबराई हुई थी, किसी की बाहों में झूल गई। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ खबर नहीं। एहसन और हसन साहब फौरन से जल्दी डॉक्टर को लेकर घर आ गए थे, जहाँ डॉक्टर साहब आयशा बेगम को देखकर चले गए थे। वहीं एहसन और हसन साहब भी बहुत परेशान थे। हसन साहब का अपना भी दिल बहुत घबरा रहा था। इनके जिगर का टुकड़ा थी शांजे, तो सब घर वालों की जान थी। एहसन साहब हसन साहब की भी बिगड़ती हालत देखी तो उन्हें हौसले देते। एहसन साहब ने कॉलेज से पता करवाया तो उन्होंने बताया कि दहशतगर्द अपने साथ कुछ गर्ल्स को भी अगवा करके ले गए हैं। और जब ये बात घर में सबको पता लगी तो सबकी जान हलक में आ गई थी। पूरे हमदानी हाउस में इस वक्त सो गवारी फैली हुई थी। हसन साहब मिनटों में ही बूढ़े लगने लगे थे। सहर बेगम और सलमान साहब, जो अपने भाई के घर रहने के लिए गए हुए थे, वो भी आ गए थे। आयशा बेगम की हालत भी रो रो कर बहुत ख़राब थी। रिमशा और कशफ बेगम का भी हाल मुख्तलिफ नहीं था, पर आयशा बेगम की हालत देखते सब खून के आंसू रो रहे थे। अंदर आते ही इसकी नज़र बेड पर बेहोश बंद आंखों वाली इस परी पैकर पर पड़ी, जिसमें इसकी जान थी, इसकी सांसों की डोर थी। वो कदम कदम चलता हुआ बेड तक आया, इसके सरहाने बैठकर इसके ब्राउन सिल्की बालों में उंगलियां फेरने लगा। शुक्र है कि इसने तुम्हें अगवा नहीं करवाया। जब मुझे पता चला कि पाशा की नज़र तुम पर है तो मेरी रूह कांप गई थी, पर मैं इससे पहले ही मुझे तुम्हारे लिए ख़तरा मोल लेना पड़ा और तुम्हें कॉलेज से अगवा करवाना पड़ा। अब देखना तो मेरी जान, मैं इस पाशा का क्या हशर करता हूँ। इसकी आंखें नोच कर ना निकाल दी तो मेरा भी नाम गाजी नहीं। आइंदा कभी किसी की तरफ देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। गाजी ने सोई हुई शांजे की तरफ देखते गुस्से से कहा, पर इस वक्त शांजे इसके पास थी, इसलिए वो ज़्यादा देर तक खुद पर गुस्सा ना रख सका और सर झटक कर पूरी तरह से शांजे की तरफ मुतवज्जा हो गया। गाजी की नज़र शांजे के मरमरी मोम से हाथ पर गई तो उसका दिल चाहा कि शांजे को खुद में समेट कर पूरी दुनिया से चुरा ले, पर इस वक्त गाजी ने अपने जज्बात पर कंट्रोल रखते शांजे का हाथ पकड़कर अपने मजबूत हाथों में लेते लबों से लगाया। इस वक्त गाजी मुकम्मल तौर पर दीवानावार मबहूत सा शांजे के चेहरे की तरफ देखते इसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता हाथ चला रहा था, पर शांजे खुद पर गाजी की मोहब्बत लुटाती नज़रों से बेखबर थी। वो ऑफिसर कहाँ? एक सीनियर ऑफिसर ने इस शख्स की तरफ देखते पूछा। सर, वो इन्हीं की गैंग में है, इनकी पल पल की रिपोर्ट हमें मिल रही है। इस शख्स ने अदब से अपने सीनियर ऑफिसर का एहतराम करते इज्जत से जवाब दिया। ठीक, और जो कॉलेज से गर्ल्स अगवा हुई हैं? सीनियर ऑफिसर ने पूछा। इन लड़कियों की गाड़ी हमारा ही एक आदमी ड्राइव कर रहा था, इसने उन्हें बचा लिया है और अब वो सेफ हैं। इन सब लड़कियों के घर वालों को भी इतला कर दी गई है। इस शख्स ने डिटेल से सारी बात बताई। और तुम्हारे घर में बताया है कि नहीं? सीनियर ऑफिसर ने कहा, नहीं सर, अभी नहीं बताया। मामी की तबीयत बहुत ख़राब है। देखो, शहीर, हसन और एहसन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शांजे बेटा, जिस तरह से अगवा हुई है आयशा भाभी की तबीयत मज़ीद ख़राब हो सकती है। इससे बेहतर है कि तुम घर में उन्हें सारी बात बताओ। उन्हें पता होना चाहिए हालात कुछ भी हो सकते हैं, मज़ीद भी बिगड़ने का कुछ अंदेशा हो सकता है, और शांजे इनके पास है और वो पाशा कुछ भी कर सकता है। सीनियर ऑफिसर ने मौजूदा हालत शहीर यजदानी को बताते हुए कहा। जी सर, मैं आज ही घर में सबको बता देता हूँ, शहीर यजदानी ने जवाब में कहा। तो चंद एक बातों के बाद शहीर कमरे से निकल गया। अस्मा जवार मरी के एक होटल में थे, जहाँ अस्मा कमरे की बालकनी में खड़ी बाहर का हसीन मंजर देखने में मगन खड़ी थी, जब पीछे से जवार ने आकर अस्मा को अपने हसार में ले लिया। उफ उफ, अल्लाह आप हैं, डरा दिया। अस्मा जवार को खुद के इतने करीब देखकर सुर्ख हो गई। क्या मेरी प्रिंसेस बीवी हूँ मैं, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? जवार ने अस्मा के बालों में अपना चेहरा छुपाते कहा। ये कितना हसीन मंजर है ना? अस्मा ने जवार से कहा। हाँ हसीन है, पर मेरी बीवी से ज़्यादा प्यारा नहीं। जवार मोहब्बत से बोझल गंभीर आवाज़ में कहते उसे अंदर बेड तक ले गया। अस्मा हल्का सा मिनमिनाई, पर जवार ने इसके होठों पर उंगली रखकर चुप करवा दिया। अस्मा को अपने मज़ीद करीब कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। आंखें खोलते इसकी नज़र अपने सरहाने बैठे गाजी पर पड़ी।
जिसने अपने हाथों में इसका चेहरा हाथ पकड़ा हुआ था। गाजी की शायद अभी ही आंख लगी थी। एक झटके से शानजे ने अपना हाथ गाजी के हाथ से छुड़वाया तो गाजी की आंख खुल गई। आप कौन हैं? शानजे ने गाजी की तरफ देखते पूछा। शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, वरना मैं डर रहा था कि अब तक होश क्यों नहीं आ रहा तुम्हें। गाजी ने इसके सवाल के बदले में जवाब दिया तो शानजे ने एक घूरी से गाजी को घूरा और उठकर बैठ गई। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ये कौन सी जगह है? शानजे ने इस शानदार से कमरे की तरफ देखते कहा। कमरा बहुत ही खूबसूरत और नफासत से सजाया गया था। कमरे की दरो दीवार से नफासत झलक रही थी। शानजे पूरे कमरे में अपनी तस्वीर देखकर हैरान हो रही थी। बचपने से लेकर जवानी तक हर तकरीब की तस्वीर से पूरा कमरा भरा हुआ था। यहाँ तक कि कमरे की घड़ी पर भी इसकी तस्वीर थी। ये सब क्या है? शानजे के एक बार फिर हैरत से गाजी के चेहरे की तरफ देखते पूछा, जो इसके चेहरे के तासुरात देख रहा था। मैं एक दहशतगर्द हूँ और तुम अगवा हो गई हो। गाजी ने सुकून से इसके हैरतज़दा चेहरे की तरफ देखते जवाब दिया। क्या 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 अगवा हो गई? शानजे को ये सुनकर झटका लगा कि वो उछलकर खड़ी हो गई। हाँ जी, तुम अगवा हो गई हो, गाजी ने फिर से अपनी बात दोहराते जवाब दिया। तो मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।